दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और यह बात करना इसलिए आवश्यक है कि हाल ही में 22वें विधि आयोग ने तमाम धार्मिक संगठनों और आम जनमानस से अपेक्षा की है कि वो इस विषय में अपनी राय व्यक्त करें। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहा था कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाना चाहिए, बनाने के लिए वह बाध्य है। अब विभिन्न समुदायों के लिए वैवाहिक कानूनों में विभेद, उत्तराधिकार के कानूनों में विभेद, यह एक तरीके से देश की एकता का अपमान है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि 22वें विधि आयोग के पहले जो 21वां विधि आयोग था, इसने इस विषय पर क्या कहा। तो 21वें विधि आयोग ने 2018 में कहा था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है न तो वांछनीय है। अब अगर हम इस बात को और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करें तो आयोग का यह मत था कि हमें समुदायों के बीच समानता लाने के बजाय समुदायों के भीतर पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता पर काम करना चाहिए। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी समाज में जो लैंगिक आधार पे भेदभाव है वह किसी एक धर्म विशेष में नहीं है, कुछ न कुछ थोड़ी या अधिक मात्रा में हर धर्मों में है। तो आयोग ये कह रहा है कि हमें धर्मों में समानता लाने की बजाय धर्म के अंदर स्त्री और पुरुष के बीच में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि एकरूपता लाने के प्रयास में क्षेत्रीय अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम बातचीत करें कि समान नागरिक संहिता है क्या, तो इसमें हम देखेंगे कि धार्मिक समुदायों के जो उनके व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने की प्रथा, यह पूरे देश के संदर्भ में एक प्रकार के कानून का प्रावधान करता है। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह की एक अलग परंपरा है, तलाक की अलग परंपरा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह, तलाक या उत्तराधिकार की अलग परंपरा है। अन्य धर्मों में भी कमोबेश वही स्थिति है। तो हमें सिविल मामलों में कानूनों में एकरूपता दिखाई नहीं देती। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम समान नागरिक संहिता की बात करें। दूसरी बात कि संविधान का अनुच्छेद 44 यह राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करे या प्रदान करने का प्रयास करे। हालांकि हम देखते हैं कि तमाम ऐसे कानून हैं जो पूरे भारत में एक तरीके से लागू भी है, उसमें कोई विभेद नहीं है, किसी धार्मिक आधार पर उसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे आईपीसी का अगर हम उदाहरण दें तो उसमें धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव तो है नहीं, लेकिन वो सिविल मामला नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल की बिक्री का अधिनियम, संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण, पार्टनरशिप अधिनियम, '' 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 '
कानून है, ऐसे प्रावधान हैं जो समान रूप से पूरे भारतवर्ष में पूरे नागरिकों पे लागू होते हैं। इसमें धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो जब इतने सारे कानूनों में एकरूपता है, कोई समस्या नहीं है, तो आखिर सिविल मामलों में एकरूपता लाने में क्या समस्या है? तो हम कुछ उसकी आवश्यकता पर बात करेंगे कि आवश्यकता क्यों है, फिर हम समस्या पे बात करेंगे कि लाने में समस्या क्या हो सकती है। तो समान नागरिक संहिता का जो पहला आवश्यकता का जो पहला कारण है वह है समानता का अधिकार। हम देखते हैं कि धर्मों के अंदर स्त्री और पुरुषों में तमाम असमानताएं हैं। हाल ही में अगर हम उदाहरण लें तो हालांकि अब तो 3 तलाक के ऊपर जो है एक संसद द्वारा कानून बन गया है, लेकिन जब तक कानून नहीं बना था तो यह एक भेदभाव की स्थिति थी कि व्हाट्सएप पे आप तलाक 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 लिख देते थे और तलाक हो जाता था। इसका मतलब कि एक पक्ष उसे सुने बिना ही आपने उसका निर्णय कर दिया। तो ये तो भेदभाव है, असमानता का सीधा सीधा यह परिचायक है। और भी तमाम ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि लैंगिक आधार पे बड़ी असमानता व्याप्त है। दूसरा, अगर हम बात करें तो लगभग हर धर्म में उनके अपने कुछ व्यक्तिगत कानून हैं, उन्हीं के अनुसार जो है उनकी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। अब इस स्थिति में हम देखेंगे तो न्यायालय को वो धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस वाले कोर्ट में जाएंगे तो ये हिंदू धर्म से संबंधित मामला देखेंगे, इस वाले कोर्ट में मुस्लिम धर्म से संबंधित मामला देखेंगे, वो वाले ईसाई धर्म से संबंधित मामला देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो न्यायिक प्रणाली है ये बहुत खर्चीली हो जाएगी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी, और कानून का इतना बड़ा पुलिंदा हो जाएगा कि जो न्यायिक कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो न्यायाधीश महोदय हों, चाहे वो अधिवक्ता हों या जो भी हों, उनके लिए एक बहुत बृहद पुलिंदा हो जाएगा। तो यह एक अपने आप में बड़ी समस्या है कि इसका जो प्रैक्टिस है वो एक अपने आप में कठिन काम है। दूसरा क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, समान नागरिक संहिता से समाज का जो कमज़ोर वर्ग है इससे संरक्षण प्राप्त होता है। अब संरक्षण प्राप्त कैसे होता है, हम इस पे भी बातचीत करेंगे। यह कानूनों की प्रक्रिया को, कानून के अनुपालन को पहले की तुलना में थोड़ा सा सरल बनाता है। वर्तमान में जब कानून की अधिकता होगी तो जटिलता होगी, और जटिल कानून एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़ी खर्चीली प्रक्रिया है। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इससे जो कमज़ोर वर्ग है उसका आर्थिक शोषण होगा, उसके जो काम के समय हैं वो उसका समय जो है नष्ट होगा। तो ये भी हम देख सकते हैं। अगला जो है वो है कि धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि हम देखेंगे कि विभिन्न धर्म के लोग जब अपने अपने धर्म का अनुसरण करेंगे तो इससे उनके अंदर एक धार्मिक चेतना जो है जागृत होगी। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण में यह एक बाधा है। अगर सभी लोग मिलके एक ही परंपरा का पालन करेंगे तो इससे जो धार्मिक चेतना है, जो धार्मिक
भावना है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक, धर्मनिरपेक्ष समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण हो सकता है, इसकी संभावना है। और जब सभी लोग एक ही कानून से बंधे हुए हैं तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना भी एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इतने सारे प्रावधानों के बाद भी, इतने सारे व्यवस्थाओं के बाद भी, इतनी सारी आवश्यकताओं के बाद भी हम देखते हैं कि समान नागरिक संहिता की अपनी कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? तो समान नागरिक संहिता जो है, पहली इसकी चुनौती यही है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। संवैधानिक प्रावधानों से विपरीत का मतलब यह है कि अनुच्छेद 25 जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25 जो कि मूल अधिकार है, तो धर्म की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। हम अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, धर्म में दी गई जो है परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 हमें वो सब करने से रोकता है। मैं यदि अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार विवाह करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ने हमें विवाह करने की कोई अलग विधि, अलग रीति बताई हुई है। तो वह हमारी परंपरा का पालन करने से हमको रोकता है। यही इसकी बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती को आप टेक्निकल शब्दों में अगर समझें तो यह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का संघर्ष है। नागरिक मूल अधिकार के साथ खड़ा है, सरकार नीति निर्देशक तत्व के साथ खड़ी है। मामला अनुच्छेद 25 बनाम अनुच्छेद 44 बन जाता है, और यह एक चुनौती है। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक की चिंताएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि हमें पता है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके संस्कृतियों का संरक्षण, संवर्धन, इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 29-30। अब समान नागरिक संहिता जो है वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मिटाने, उनके अधिकारों को दबाने, कम करने और संस्कृतियों को समरूप बनाने का एक साधन बन सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अगली जो चुनौती है वह है देश की विविधता। हमारी देश की जो संस्कृति है वह विविधता में एकता का प्रतीक है। हम विविध होते हुए भी एक हैं। अब कोई जनजातीय समुदाय है, उसकी अलग संस्कृति है, कोई उत्तर भारतीय है, उसकी अलग संस्कृति है, दक्षिण भारतीय की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर भारत की अलग संस्कृति है, कश्मीर की अलग संस्कृति है, गुजरात की अलग संस्कृति है। हर क्षेत्र की संस्कृति अलग है, और यह जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो रहन सहन का ढंग है, जो विवाह के तौर तरीके हैं, जो खान पान का ढंग है, यह देश की खूबसूरती है। और ये सब मिला के हमें भारत बनाता है, एक सुंदर देश बनाता है। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी विविधता हमारी पहचान है, और हम विविध होते हुए भी एक हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पे प्रहार करता है। वो कहता है कि सारे जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति हैं, उनमें एक रूपता होनी चाहिए, और यह हमारी विविधता के आदर्शों के, तत्वों के, मूल्यों के विपरीत की बात है। अब बात यह है कि अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर आगे फिर हो क्या सकता है, संभावना क्या है, तो संभावना यह है कि हम जानते हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, भारत का पहला राज्य है।
जो इस कानून के पक्ष में लोग हैं वो कहते हैं, वे गोवा का उदाहरण देते हैं। गोवा एक छोटा सा राज्य है, जनसंख्या वहाँ की कम है, ग्रामीण जनसंख्या शून्य के बराबर है, शून्य मतलब नगण्य के बराबर। शहरी जनसंख्या है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब आर्थिक समृद्धि ठीक ठाक है। हम गोवा के उदाहरण को पूरे भारत पे आंख बंद करके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पूरा भारत गोवा नहीं है, हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वह अब भी 2/3 गांव में बसता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में यदि हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखना चाहें निष्कर्ष के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि सरकार को कोई बीच के रास्ते पे काम करना चाहिए। और बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? समाज का वह वर्ग जो इस कानून से प्रभावित हो रहा हो, उनसे बात करना चाहिए। यदि चुनौती है तो चुनौती का समाधान उन्हीं से पूछना चाहिए। बातचीत के द्वारा हम सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें बीच के रास्ते पे बातचीत करना चाहिए और हमें देश की संस्कृति का जो मूल मर्म है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मूल मर्म ये है कि हमारी संस्कृति एक विलक्षण संस्कृति है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश में कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ एक कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पे बोली भाषा बदल जाती है। ऐसे में सभी को एक ही डंडे से हाँकना, यह शायद तार्किक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है और नैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।